हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन बैंक। जी हाँ, क्वेश्चन बैंक में आपको लिमिटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और उसके आंसर्स भी हैं, फ्लो चार्ट भी है और बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चंस हैं जो कि 2025 के अंदर दिसंबर के अंदर आपको एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन दिखाई देने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हम लोगों का गिव अवे अलर्ट है जिसके अंदर आपको 3 स्टेप फॉलो करने हैं और कोई भी सब्जेक्ट का किसी भी एक सब्जेक्ट का पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आपको वो स्टेप फॉलो करने हैं और डेफिनिटली आपको जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अगर आपको पेड चाहिए तो भी आपको मिल जाएगा। हमारा अभी अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है, ऑफर चल रहा है कॉम्बो का, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी यूनिवर्सिटी की बुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ तक कि खुद की यूनिवर्सिटी की बुक भी या किसी अनदर राइटर की बुक भी उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने उस कॉम्बो के अंदर सब कुछ डाला है। यानी कि पूरी बुक की समरी भी मिलेगी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे बहुत ही लिमिटेड पेजेस के अंदर। यानी कि अगर आपकी बुक 500 पेजेस की है तो हमारा जो नोट्स मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 70 टू 80 पेजेस के अंदर। यानी 70 से 80 पेजों के अंदर आपकी पूरी बुक को कंप्लीट किया गया है। वो भी मेन लाइन्स हैं जो कि आप अपने एग्जाम में वो लिखकर अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बीसीओसी 132 यानी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कोड की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई भी हो, क्वेश्चन आपके यही रहने वाले हैं, ठीक है? उसमें आपको कोई टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है प्लानिंग का, सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का डिफरेंसेस का, थर्ड क्वेश्चन मेक इन इंडिया का है एंड वर्सेस मेड इन इंडिया है, फोर्थ क्वेश्चन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, फिफ्थ क्वेश्चन ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स है, सिक्स्थ क्वेश्चन शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स है, सेवेंथ क्वेश्चन इक्विटी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर ये सब है, एट्थ क्वेश्चन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, नाइन्थ क्वेश्चन आपका क्रिएटिविटी इन्वेंशन इनोवेशन का है, टेंथ क्वेश्चन आपका स्टार्टअप का है, इलेवेंथ क्वेश्चन इनक्यूबेटर का है, ट्वेल्थ क्वेश्चन जो है डिपार्टमेंट का है, थर्टीन क्वेश्चन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन का है, फोर्टीन क्वेश्चन स्किल डेवलपमेंट का है, फिफ्टीन क्वेश्चन एंटरप्राइज पब्लिक प्राइवेट ये सब है और सिक्सटीन क्वेश्चन शॉर्ट नोट का है और सिक्सटीन क्वेश्चन उन बच्चों को नहीं करना जो कि सिर्फ और सिर्फ पास होना चाहते हैं। तो जो सिर्फ पास होना चाहते हैं वो 15 क्वेश्चन ही करेंगे, 16 क्वेश्चन को छोड़ देंगे और ये 16 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको समझ के जाना है, कोई रटा नहीं मारना और जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो ये पढ़ के जा सकते हैं। तो आओ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ जो कि है प्लानिंग का। मैं काफ़ी ब्रीफ में इसको कराने वाली हूँ क्योंकि आप लोगों को कंटेंट चाहिए होता है वहाँ पे लिखने के लिए और बहुत सारे बच्चे मुझसे डिमांड करते हैं कि मैम हमें नोट्स चाहिए आपके हैंड रिटन वाले, फ्लो चार्ट वाले। तो आपको वो भी मिल जाएँगे लेकिन उसके प्राइसेज़ थोड़े से डिफर होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से जो कि पहला क्वेश्चन है प्लानिंग का। प्लानिंग होता क्या है? तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। हमारा जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें प्लानिंग सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। बिना प्लानिंग के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ कि अगर लेट्स सपोज़ आपके घर में कोई शादी है या कोई भी फंक्शन है या आपको लगता है कि किसी आपके घर में किसी आपके ब्रदर या सिस्टर का कोई बर्थडे है, तो अगर आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ती है कि आपको कितने लोगों को बुलाना है, क्या-क्या मतलब कब किस टाइमिंग पे होगा, आप कितना इन्वेस्ट करेंगे उसमें, ये सारी की सारी चीज़ें प्लानिंग में ही आती है। तो सो दैट ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं, छोटे से बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए भी प्लानिंग चाहिए होती है। सिमिलरली आपको अगर अपनी कंपनी को आगे ग्रोथ में लाना है, कोई प्रोडक्शन करना है, तो भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अगर आपको बिज़नेस भी करना है, तो भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। विदाउट प्लानिंग आप कुछ भी नहीं कर सकते। इट मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन टू डू इट एंड हू विल डू इट। कौन जो है, क्या होने वाला है, कैसे होगा, कब होगा, कौन करेगा इसको, ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो प्लानिंग में ही आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी समझा दिया था और बस उसी को मैंने अभी बुकिश लैंग्वेज में समझाया है और मेरे यही एग्जाम्पल बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं और आपका दिसंबर में एग्जाम है तो प्लीज कमेंट में अपना अटेंडेंस जरूर लगा देना, क्योंकि जितनी ज्यादा अटेंडेंस होगी उतनी ज्यादा वीडियोस आप तक पहुंचेंगी और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के एग्जाम जो स्टार्ट होने जा रहे हैं वो दिसंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। आई गेस 12 या 15 से स्टार्ट हो जाएंगे या उससे पहले, अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूसरी है, इग्नू नहीं है, तो पहले भी स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 1 दिसंबर से पहले पहले, मतलब दिसंबर स्टार्ट भी ना हो उससे पहले ही मैं आपके सारे सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन बैंक लेकर आऊंगी। लेकिन आपको कमेंट में जरूर अटेंडेंस लगानी होगी तो ही वीडियोस पूरी प्रॉपरली जल्द से जल्द सारे सब्जेक्ट की आ जाएंगी।
ठीक है? तो सबसे पहले ये मैंने आपको समझाया, इट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट प्रोवाइड डायरेक्शन। ये आपको क्या करती है, प्लानिंग आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि आपको जाना कहाँ है, किधर जाना है। आपकी जो अनसर्टेनिटी होती है उसको रिड्यूस करती है एंड एंश्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़, कि आपको अपने संसाधन का, रिसोर्सेज़ का किस तरीके से यूज़ करना है, एक अच्छे तरीके से, मतलब वेस्टेज नहीं करनी है। अगर आप किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर आप थैले भी बना रहे हो, कैरी बैग्स भी बना रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है अपने पेपर को या जिससे भी आप बना रहे हो उसकी वेस्टेज करो। मतलब अगर आपके पास कैरी बैग बनाने का ऑर्डर आया हुआ है या व्हाटएवर कुछ भी है, तो आप उस चीज़ में ये नहीं है कि वेस्टेज ज़्यादा करें और आपका प्रोडक्ट कम बन रहा है, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन सिंपल टर्म डेफिनिशन की अगर बात करूँ, प्लानिंग जो है वो इक्वल टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। आप करने से पहले थिंक करते हो, सोचते हो, है ना? राइट ना? डेफिनेशन आप दे सकते हो, हेनरी फ्योल की भी दे सकते हो, ठीक है? ऑर्डिनल्स की भी दे सकते हो, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, प्लानिंग इज़ डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट, व्हेन एंड हू। कौन कैसे क्या करने वाला है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हेनरी फ्योल ने कहा, टू प्लान इट्स टू लुक अहेड एंड ड्रॉ अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है? तो आपको जो है प्लानिंग जो है प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है? उसके हिसाब से चलना पड़ता है और एक टाइम पे आके उसको एक्शन में लेकर आना पड़ता है। फीचर ऑफ प्लानिंग की बात करूँ तो इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं, 7 फीचर्स हैं। अगर आपको 12th वाले याद है तो वो भी आप लिख सकते हो, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल वाले आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, और अदरवाइज़ ये बहुत ईज़ी-ईज़ी मैंने लिए हैं। और ये जो सॉल्यूशन है ना, ये जो पॉइंट्स हम लेकर आए हैं, ऐसा नहीं है कि आपको याद करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ते ही आपको याद हो जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ऑर्गनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कि आपका प्लानिंग जो है वो सबसे पहला फंक्शन आता है, ठीक है? प्लानिंग क्या है? आपका सबसे पहला फंक्शन है और मैनेजमेंट के अंदर बिना प्लानिंग के आप कुछ नहीं कर सकते। मैं बोलूँ कि रिजल्ट निकल जाए उसके बाद आप प्लान करो, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सेकंड आता है गोल ओरिएंटेड, यानी कि ये गोल ओरिएंटेड है, आपके गोल पे फोकस करता है कि आपको क्या अचीव करना है, आपका मकसद क्या है, उस पे काम करता है। अब लेट्स सपोज़ किसी का गोल है कि उसको 12th में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी का गोल है कि उसको ग्रेजुएशन में 55 परसेंटेज लानी है, किसी का गोल है कि उसको एक एमएनसी में जॉब करनी है, किसी का गोल है कि वो एक गवर्नमेंट की जॉब लेना चाहता है। तो हर किसी के गोल्स जो होते हैं वो अलग-अलग होते हैं, उसी पे लोग प्लानिंग करते हैं पहले से और उसी पे काम करते हैं। लेट्स सपोज़ अब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आप में से मैं वो वाला एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो आपके साथ पास्ट में बीता हुआ होगा, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेट्स सपोज़ जब आप क्लास 12th में थे तो आपने कुछ प्लान्स बनाए होंगे कि मुझे 12th में 90% स्कोर करना है, तो आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा। डेली आपने टाइम सेट किया होगा कि मुझे ये सब्जेक्ट इतने दिन में कंप्लीट करना है, तो ये सारी आपने प्लानिंग करी थी। सो दैट जब आपका रिजल्ट निकला तो आपने देखा कि वो प्लान कितना वर्क किया। तो ये गोल, आपका जो गोल था वो उस टाइम पे 12th में अच्छे मार्क्स लाने का था, अपने गोल तक पहुँचना था। सिमिलरली कंपनीज़ भी इसी पे काम करती हैं, बिज़नेस भी जब कोई करता है तो उसी अकॉर्डिंग काम करता है। गोल ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड है कि इन्वॉल्व फोरकास्टिंग एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर कंडीशन, कि आप लोग अगर आज अच्छी प्लानिंग करते हैं तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होता है। आप अपने फ्यूचर की कंडीशन के अकॉर्डिंग भी कुछ प्लानिंग करते हैं कि हाँ, हमारे पास इतना बजट है, हम इस अकॉर्डिंग जाएँगे, ये सारी चीज़ होती है। कंटीन्यूअस प्रोसेस होता है, रुकता नहीं है ये। डिसीजन मेकिंग फंक्शन रहता है क्योंकि आपको पहले से अपना डिसीजन खुद ही लेना होता है, आप दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं ले सकते। अगर मैं बोलूँ कि क्लास 12th में आप पढ़ाई कर रहे थे, जब आप पढ़ रहे थे, तो आपने अपने गोल को देखा, आपने खुद ही प्लानिंग बनाई, अपने अकॉर्डिंग आपने टाइम टेबल सेट किया। ऐसा तो नहीं है आप किसी किसी कंसल्टेंसी के पास गए और उनको बोला कि मुझे एक टाइम टेबल बना के दे दो और उन्होंने बोला कि 10 बजे पढ़ना है, तो 10 बजे ही आप पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग ही चीज़ें कर रहे हो, प्लान बना रहे हो, है ना? परवेसिव फंक्शन और प्लान कितना सक्सेस होगा, इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप उसको कितना सीरियस लेते हैं। परवेसिव फंक्शन है, ये हर एक लेवल पे मैनेजमेंट के काम करता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडल हो, चाहे वो लोअर हो, हर चीज़ पे काम करता है। आपको बस सुनते रहना है, आप कान में ईयरफ़ोन लगाओ, ठीक है, ठीक है, ईयरपॉड्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट ध्यान से सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, यही एक छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल से अगर आप एक्चुअल में क्या होता है, आप कॉपी पेन लेकर बैठा करो, कि जब मैंने अगर क्वेश्चन फर्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं अगर आपको समझा रही हूँ, तो आपको जो-जो मैंने एग्ज़ाम्पल दिए हैं इसके अंदर, वो आप नोट करो। और वो
क्वेश्चन आप उतारो और उसके साथ में अगर आपके पास टाइम नहीं है क्वेश्चन उतारने का तो आप इसकी पीडीएफ ले और उसका प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है? और अगर आपके पास प्रिंट आउट कराने का टाइम नहीं है तो आप हमसे हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। पूरा बना-बनाया स्पाइरल किया हुआ आपको ये आपकी नोट्स की कॉपी जो है यानी गेस्ट पेपर क्वेश्चन बैंक की कॉपी आपके घर तक पहुँच जाती है बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस पे। तो आपने क्या करना है क्वेश्चन के बगल में जो मैं एग्जांपल्स देती जाती हूँ, जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया, कॉलेज का दिया या फिर किसी कंपनी का दिया, तो वो आप लिखा करो साइड में और वही एग्जांपल से ही आप अपने एग्जाम में मैटर को कंटेंट को बढ़ा पाओगे क्योंकि इतना सारा कंटेंट आप अपने माइंड में लेके नहीं चल सकते। आप पूरी स्टोरी समझ लोगे और एक एग्जांपल से अगर आपको याद रहेगा कि मैम ने अगर फर्स्ट क्वेश्चन मुझे समझाया था प्लानिंग का, तो मैम ने एक बर्थडे का एग्जांपल दिया था। या लेट्स सपोज़ जो भी मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वो याद रखोगे तो पूरा क्वेश्चन ऑटोमैटिक समझ आने लगेगा और पॉइंट्स भी याद आ जाएँगे, अगर आप भूल जाओगे तो भी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस रहता है कि आपने पहले डिसीज़न लेना होता है, परवेसिव फंक्शन होता है, हर लेवल पे काम करता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होता है, यानी क्रिएटिविटी चाहिए होती है, एनालाइज़ करना होता है, जजमेंट होता है। यानी कि आजकल प्लानिंग भी कुछ ऐसी नहीं है, यानी कि आप जो जी रहे हो आपको पता है कितनी मॉडर्नाइज़ेशन हो रही है, टेक्नोलॉजी कितनी अपग्रेड हो गई है, तो आप लोगों को पता है कि अगर हम किसी चीज़ कोई बिज़नेस में भी जा रहे हैं, लेट्स सपोज़ अगर आप आपकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाएगी, आप बिज़नेस बहुत सारे बच्चे हैं बिज़नेस में जाएँगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि जॉब करेंगे, तो उसमें भी आपको एडवांसमेंट चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी को, स्किल को बाहर निकालना है, तो वो कब आएगी? वो भी आपके जो आप प्लान बनाओगे उसमें क्रिएटिविटी का होना मस्ट है। ऐसा नहीं कि प्लानिंग कुछ भी कर दो, वो भी फेल हो सकती है, बट अगर आपकी प्लानिंग में क्रिएटिविटी है, आप चीज़ों को अच्छे से डिसाइड कर पाते हो, जज कर पाते हो, तो डेफ़िनिटली आपका प्लानिंग वर्क करता है और फ्यूचर में जाके दिक्कत नहीं होती। प्लानिंग के कुछ इम्पोर्टेंस हैं, सबसे पहला दिया गया है यहाँ पे डायरेक्शन का, रिड्यूस रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, एन्श्योर एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़। तो अभी मैं ये जो पढ़ा रही हूँ, मैं ऐसे ही आप इसको समझो कि मैं आपको लाइव बैठ के ही पढ़ा रही हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जैसे ही ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं कुछ नया लेकर आऊँगी। यानी कि मैं लाइव सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ कोर्स को लेकर के और हमारे एप्लीकेशन पे बहुत जल्द ही मेरे नोट्स वगैरह सब अपलोड हो गए हैं। बस काफ़ी सारी चीज़ें और अपलोड होनी बाकी हैं और मैं लाइव सेशन जल्दी स्टार्ट करूँगी क्लासेस का क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कि लाइव क्लास लेना चाहते हैं, रिकॉर्डेड लेना चाहते हैं, फिर उनको ढूँढना नहीं पड़ेगा कोई भी चीज़। काफ़ी सारे बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। बट अब आपको सीक्वेंस वाइज़ हर एक चैप्टर की, हर एक टॉपिक की वीडियो हमारे एप्लीकेशन में मिलेगी, तो अब जल्द ही सब आ जाएगा, तो आप मोस्ट प्रोबेबली एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखो। नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, प्ले स्टोर पे जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो सबसे पहले प्लानिंग के इम्पोर्टेंस हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ये आपको रास्ता दिखाता है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करता है और आपके रिसोर्सेज़ को वही सारे पॉइंट्स हैं जो ऊपर मैंने बताए थे, वो आप बना के लिख सकते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, इनोवेशन को इनकरेज करता है, मतलब आपके आइडियाज़, आपके न्यू-न्यू मेथड को भी प्रमोट करता है। अगर आज आप प्लानिंग करोगे, दूसरी बार करोगे तो और अच्छे करोगे, तीसरी बार करोगे तो और अच्छी प्लानिंग होगी। इस तरीके से रहता है एंड कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है, यानी कि हर डिपार्टमेंट के लेवल पे काम करता है और ये हेल्प इन कंट्रोल कंट्रोल भी करता है, यानी कि जो आपके स्टैंडर्ड फिक्स किए गए हैं और जो आपकी परफॉर्मेंस हुई है उसको भी मेज़र करता है। अगर नहीं समझ आया तो मैं बताती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको सुनते रहना है और साथ-साथ जो-जो पॉइंट्स बता रही हूँ, जो-जो एग्ज़ाम्पल्स मैं बता रही हूँ वो समझते जाना। मैं अभी आपको 7th पॉइंट को थोड़ा-सा डिटेल में करा रही हूँ, ठीक है? क्योंकि इसमें आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आ सकती है। तो हेल्प इन कंट्रोल का मतलब है कि जब आपने प्लानिंग करी, लेट्स सपोज़ जब आप क्लास 12th में थे, तो आपने जो प्लानिंग बिठाई थी कि मैं 3 से 4 पढ़ूँगा या 4 से 5 मैं मैथ्स पढ़ूँगा या साइंस व्हाटएवर जो भी आपका सब्जेक्ट्स है, वो आपने प्लानिंग बनाई थी। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट बोर्ड का आ गया था, तो आपने क्या करना है परफॉर्मेंस जब आ गई थी सामने, तो आपने क्या करा उस चीज़ को मेज़र किया कि क्या जो मैंने प्लान बनाया था और क्या जो मैंने गोल सोचा था कि इतने मार्क्स लाने हैं, तो क्या मतलब जो मैंने चीज़ें सोची थी वो हुई हैं, नहीं हुई, कितनी नहीं हुई, वो सारी चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल कर लेता है कि आगे पता चल जाता है कि किस तरीके से वर्क करना है। प्लानिंग के कुछ प्रोसेस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्लानिंग के प्रोसेस का, कई बार पूछा गया है, क्लास 12th में भी ये पूछा गया था। तो प्लानिंग के कुछ प्रोसेसेज़ हैं, होता क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, अब वो जो गलती करते हैं, वो कहाँ करते हैं? मैं आपको आपकी गलतियाँ भी साथ-साथ बताती रहती हूँ, जो गलतियाँ हो सकती है। ऐसा नहीं है कि हर बच्चा गलती करेगा, बट कुछ बच्चों से गलती हो जाती है। अब गलती होती क्या है कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे नए-नए अभी आए हैं बीकॉम एफ के अंदर एडमिशन लेकर के, अगर उनका दिसंबर सेशन है या जून आगे वो देंगे, तो बच्चे गलती कहाँ करते हैं, वो सोचते हैं कि मैम ये वाला टॉपिक तो क्लास 12th में हम पढ़ चुके हैं, तो यही वाला पढ़ के चले जाते हैं और नए टॉपिक छोड़ देते हैं, तो हम पास हो जाएँगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है 1-2 टॉपिक आपको आपके एग्ज़ाम में वही सिमिलरली क्लास 12th वाले दिख जाएँ, बट ग्रेजुएशन का जो पेपर सेट होता है, उनका मेन फ़ोकस रहता है वो वाले टॉपिक देने का जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़े हैं।
तो मेजर फोकस उनका यही रहता है, लेकिन कुछ टॉपिक सिमिलर होते भी हैं, मैं पूरा नहीं बोलूंगी, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना। बहुत सारे बच्चों की बैक लग जाती है, रीजन यही होता है कि वो ये सोचते हैं कि मैम हम तो सिर्फ वही वाले टॉपिक पढ़ के चले जाएंगे जो क्लास 12th में हमने पढ़े थे और मार्क्स ले लेंगे। तो देखो पहले वाले कंटेंट में और आपके कंटेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है, थोड़ा क्या काफी ज्यादा डिफरेंस ये आ जाता है। भले ही टॉपिक सेम होंगे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकेंड सेमेस्टर में, बट जो दिक्कत आती है वो आती है मैटर की। जब आप वहां पे मैटर लिखने बैठते हो तो आपको दिक्कत बहुत ज्यादा आती है और टाइम भी फटाफट बीत जाता है, और उसके बाद आपके एक दो क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो आपको नंबर नहीं मिलते, तो फिर आपकी बैक आने लगती है। और रीजन ही यही है कि हमने ध्यान नहीं दिया। अब क्या होता है, क्लास 12th के अंदर आपका क्वेश्चन हार्डली 5 या 6 नंबर का आता है, बट यहाँ पे आपको मिनिमम 10 15 20 तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसके लिए आपको 4 5 पेज मिनिमम लिखने होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कंटेंट चाहिए होता है, और वहां पे हम सोचते रह जाते हैं, एक एक क्वेश्चन पे हम एक एक घंटा लगा देते हैं, जिसकी वजह से लास्ट के 2 क्वेश्चन छूट जाते हैं और फिर मार्क्स नहीं बन पाते हैं। तो ये गलतियां नहीं करनी है, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली आपको रिस्क नहीं लेना, आपको नोट्स और गेस्ट पेपर दोनों पढ़ के जाने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप की बात करूं तो स्टेप में आता है, सबसे पहले आपके ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है। आपके उद्देश्य सेट होने चाहिए, यानी कि डिफाइन होना चाहिए गोल। देखो कितना मेन टू मेन लाइन हमने लिखी है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसके ऊपर जो है परिभाषा लिख दिया। बहुत सारे बच्चे ये भी बोलते हैं मैम हमें इसको हैंड रिटन में चाहिए। देखो हैंड रिटन ही है ये, ठीक है, बस कंप्यूटराइज ही है ये, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा बच्चों को कुछ को हैंड राइटिंग समझ नहीं आती, बट हमने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में खुद से बनवा करके ही ये आपको दिया। कहीं का हमारा कोई कंटेंट कोई चोरी वोरी हम लोग नहीं करते। हमारा कंटेंट काफी लोग चोरी करके अपने चैनल पे जरूर डाल देते हैं, बट हमें कोई शौक नहीं है हम किसी का कंटेंट उठाएं या किसी के क्वेश्चन उठाएं। मैं कई बार देखती हूँ बहुत सारे लोगों की वीडियोस हैं, उनके मतलब सब्सक्राइबर बहुत कम है, किसी के 1000 है, किसी के 500 है, किसी के पता नहीं कितने हैं, और कई तो ऐसे हैं जिन्होंने हमारे ही चैनल के क्वेश्चन उठा उठा के हमारे ही चैनल के नाम से वीडियो बना बना के डाली हुई है। खैर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कर रहा है करते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम किसी का कंटेंट नहीं चुराते। लोग हमारा कंटेंट क्वेश्चन उठा उठा के, कई सारे ऐसे चैनल्स हैं, आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा इस चीज को लेकर के कि वो समझाते कुछ और है। भले ही वो हमारे यहाँ से क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है, आंसर भी पूरा कॉपी किया हुआ होता है, लेकिन उनका जो समझाने का तरीका था वो भी कुछ अलग ही अंदाज में होता है। काफी सारे बच्चों ने मुझे बताया भी कि मैम ऐसे ऐसे चैनल बने हुए हैं, और आप ही के नाम से भी काफी चैनल चल रहे हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको अवेयर रहना है। आपकी इस चीज में आपको गड़बड़ नहीं करनी है कि जो आपको सिखाया जा रहा है पढ़ाया जा रहा है वो गलत भी हो सकता है, तो उस चीज पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो हमारा सिर्फ एक ही चैनल है नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से, और इसके अलावा कोई भी चैनल आपको हमारे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला आपको अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करना होता है, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संस्था है, वो अपने उसके जो गोल होते हैं वो बहुत क्लियर होते हैं, उनको पता होता है हमें क्या अचीव करना है। दूसरा, सेकंड नंबर पे आता है डेवलपिंग प्रेमाइसेस, जिसमें आता है कि अजम्पशन को आइडेंटिफाई करना है, आपको अजम्पशन को पकड़ना है और उसको जांचना है अबाउट फ्यूचर कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन है, सोशल है, पॉलिटिकल है, ये सारी है। ऑल्टरनेटिव को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि फाइंड पॉसिबल कोर्सेज, यानी कि पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन, फाइंड पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएटिंग। फिर आपको क्या करना होता है, जैसे ही आपने चीजों को आइडेंटिफाई करा उसके बाद आप चीजों को इवैल्यूएट करते हैं, यानी कि कंपेयर करते हैं क्या ऑप्शन है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, फिर बेस्ट प्लान बनाते हो उसके लिए, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हो, और उसी फिर प्लान को आप फॉलो अप करते हो। ठीक है, तो इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे बर्थडे पार्टी का ये मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ, तो बर्थडे पार्टी आप लिख सकते हो, तो तुरंत आपको पेपर में याद आ जाएगा कि मैम ने ये एग्जाम्पल समझाया था, तो लाइंस भी याद आएंगी। तो बर्थडे पार्टी का जैसे कि अब क्या होता है कि हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि बर्थडे पार्टी है, हमें पता है ये, और अच्छा खासा सेलिब्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले चीजों को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे क्या अच्छा है, कौन सा बैनर लगवाना है, कितने लोग आने वाले हैं, क्या क्या हम खाना सर्व करने वाले हैं, कितने मतलब कहाँ पे होगा, क्या डेकोर करानी, ये सारी चीजें जब हो जाती है फिर हम उसको जो भी हमने प्लान बनाया था उसको हम फॉलो अप करने लग जाते हैं। तो यही सारे पॉइंट्स हैं, ऐसी कंपनी भी इसको फॉलो अप करती है अपने गोल के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का टाइप ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में आता है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जिसमें आता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, टॉप मैनेजमेंट फॉर्मुलेटेड, ये किसके द्वारा फॉर्मुलेट होती है, टॉप मैनेजमेंट इसको फॉर्मुलेट करता है, जिसमें हम एक्सपेंशन प्लान्स बनाते हैं कि हमारी कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, कैसे हम अपनी कंपनी को ग्रोथ में लाएंगे, एक्सपैंड कर सकते हैं, नया प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करें, क्योंकि पुराने प्रोडक्ट तो होते ही हैं, बट नए नए प्रोडक्ट भी टाइम टू टाइम लाने पड़ते हैं अगर कंपनी को लंबे समय तक सर्वाइव करना है तो। ठीक है, उसके बाद टेक्टिकल प्लानिंग होती है, जो
मीडियम टर्म होती है डन बाय द मिडल मैनेजर, जो मिडल मैनेजर्स होते हैं उनके द्वारा करी जाती है और ये डिपार्टमेंट गोल्स वगैरह को और पॉलिसीज को बनाने का काम करता है। ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है शॉर्ट टर्म, यानी जो डेली की जो रोज की जो एक्टिविटीज होती हैं वो आती हैं इसके अंदर, और उसमें वर्क काम का शेड्यूल बनाया जाता है, प्रोडक्शन का कितना टारगेट है, कितना प्रोडक्शन करना ही है, तो वो ऑपरेशनल प्लानिंग में आता है। ठीक है, फिर आता है कंटीजेंसी, यानी बैकअप प्लान फॉर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, उसका कुछ बैकअप बनाना होता है। मैंने अकाउंट्स में भी एक दो चीजें आपको बताई थी, वो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो समझ जाओगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग होती है, यानी कि ओवरऑल प्लानिंग जब होती है ना पूरी ऑर्गेनाइजेशन की, संस्था की, तो वो आती है इसके अंदर, यानी इससे बिजनेस की ग्रोथ होती है और स्ट्रैटेजी भी इंक्रीज होती है। और कुछ प्लानिंग की बुराई भी है। सबसे पहले ये होती है टाइम कंज्यूमिंग। अगर आपका प्रोजेक्ट लंबा है, डिटेल्ड है, तो टाइम ज्यादा लगता है और ये कॉस्टली होता है, क्योंकि इसको सोचने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी खर्चा करना पड़ता है। रिजिड होता है, मे रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, कभी कभी ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को भी रिड्यूस करता है। ठीक है। अनसर्टेन फ्यूचर होता है, पता नहीं होता कि प्लान काम करेगा या नहीं करेगा। इनइफेक्टिव इन क्राइसिस, हमारा जो क्राइसिस जब आ जाती है, कोई आपदा आ जाती है, तो उसमें प्लानिंग फेल हो जाती है। जैसे मान लो कोविड का एग्जाम्पल है, या कोई भी चीज हो रही है, अगर हमने उससे प्लान बनाया और कोई आपसी सिचुएशन आ गई, जैसे कोविड आ गया था, तो सबके बिजनेसेस, काफी सारे बिजनेस ठप हो गए थे, बंद हो गए थे, तो वो सारी चीजें आ जाती है कि क्राइसिस कोई भी आ जाए तो हम उस चीज पे, हमारी प्लानिंग काम नहीं करती, वेस्टेज हो जाती है। ठीक है। प्लानिंग के कुछ फायदे हैं जो हमारे को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये सारे पॉइंट्स हमने ऊपर बता दिए थे, वही सब आप लिख सकते हो। बुराई भी मैंने आपको बता दिया, वही सारे पॉइंट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले बिजनेस की अगर हम बात करें तो उसमें आता है कि प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, जिसमें हम परचेज और सेल करते हैं सामान का या सर्विस का। सामान को बेचना, जैसे कोई भी गुड्स है, कोई भी पेन है, या स्टेशनरी का सामान है। सर्विस में आपकी कोई लॉयर की सर्विस है, ये सारी चीजें बिजनेस में आती है। जैसे कोई मान लो एडवोकेट है, वो अपना जो ऑफिस खोल के बैठा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अपना ऑफिस खोल लिया, तो वो सारे बिजनेसेस में आते हैं। प्रोफेशन के अंदर कौन आता है? प्रोफेशन के अंदर आते हैं जो कि एक अच्छी खासी पढ़ाई, प्रोफेशनल नॉलेज और ट्रेनिंग लेकर आते हैं, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब आते हैं। एम्प्लॉयमेंट में आता है कि आप किसी के यहाँ पे नौकरी करने जा रहे हो और आपको कोई पैसा नहीं लगाना, कोई खर्चा नहीं करना, बस आपको सैलरी मिलेगी, दिहाड़ी मिलेगी, तो वो आपकी एम्प्लॉयमेंट होती है। क्वालिफिकेशन जो होती है, सबसे ज्यादा आपको पता है किसमें चाहिए होती है? सबसे ज्यादा क्वालिफिकेशन प्रोफेशन में होती है, क्योंकि इसमें पढ़ाई ज्यादा करनी पड़ती है। बिजनेस में कोई प्रोफेशन, मतलब आपको कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, और एम्प्लॉयमेंट में डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जा रहे हो, किस अकॉर्डिंग जा रहे हो, उसके अकॉर्डिंग, आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपके जो है वो क्वालिफिकेशन देखी जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है बिजनेस के अंदर, और प्रोफेशन के अंदर बहुत लिमिटेड चाहिए, और जॉब में तो कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, आप चुपचाप जाओ, काम करो, पैसे लो और आ जाओ घर। रिस्क आपको पता है, जब पैसा लगेगा तो रिस्क होगा, जहां पैसा कम लगेगा तो वहां लिमिटेड होगा, और जहां, उसके बाद पॉइंट आता है हम लोगों का रिटर्न का। प्रॉफिट जो होता है वो हमें किस में मिलता है? बिजनेस में आपको पता है प्रॉफिट मिलता ही मिलता है। और उसके बाद जो प्रोफेशन होता है, उसमें एक फीस जो होती है, फी इज द रिवॉर्ड, फी के नाम पे मिलती है। ठीक है। उसके बाद आता है सैलरी और वेजेस, यानी दिहाड़ी मिल जाती है इसमें हमारे को। और एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपने एग्जाम्पल समझ लिया तो आपको पूरा याद आएगा, तो आपको बस एग्जाम्पल रट्टा मार लेने हैं, समझ भी लो, ताकि आपके एग्जाम में आप खुद पॉइंट्स बना के लिख सको। तो देखो, बिजनेस के अंदर अगर मान लो कोई दुकान चला है, कोई फैक्ट्री चला है, कोई कंपनी चला है, तो वो बिजनेस है। कोई डॉक्टर, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये सब अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते हैं, तो उससे वो प्रोफेशन में आता है। और जैसे कोई टीचर कोई नौकरी करने जा रही है स्कूल में, कोई पर्सन बैंक में काम करने जा रहा है, एम्प्लॉय है, क्लर्क है, तो वो सारे किस में आता है? एम्प्लॉयमेंट में आता है, और उसको बदले में सैलरी मिल जाती है। तो ये था पूरा का पूरा सेकंड का ए पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट की तरफ। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट जो होता है बेसिकली, वो हमारी मार्केट ऐसी मार्केट होती है, मार्केट वेयर न्यू सिक्योरिटीज, मतलब जो हमारे न्यू सिक्योरिटीज होती है, जैसे कि शेयर, बॉन्ड आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी शेयर या फिर कोई बॉन्ड को जब हम इशू करते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड अमंग इन्वेस्टर, यानी कि ये फर्स्ट मार्केट नहीं है, ये हमारी सेकेंडरी मार्केट है, नाम से ही क्लियर होता है। मार्केट वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी, जो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज हैं, उसी को ही हम खरीद बेच रहे हैं अमंग इन्वेस्टर, तो वो हमारी सेकेंडरी मार्केट कहलाती है। ऑल्सो नोन एज, हम प्राइमरी मार्केट को न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं, इन शॉर्ट हम NIM भी कहते हैं। जबकि सेकेंडरी मार्केट को हम स्टॉक मार्केट और आफ्टर इशू मार्केट कहते हैं, कि हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटीज जो है वो इशू करी थी, उसके बाद की मार्केट सेकेंडरी मार्केट होती है, तो उसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। पार्टिसिपेंट कौन रहते हैं प्राइमरी मार्केट के अंदर? कंपनी और इन्वेस्टर्स रहते हैं। इन्वेस्टर यानी जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कंपनी के अंदर, पैसा लगाना चाहते हैं, तो कंपनी और इन्वेस्टर्स आते हैं।
जबकि सेकेंडरी के अंदर आते हैं इन्वेस्टर एंड अदर इन्वेस्टर, यानी इन्वेस्टर तो आते ही आते हैं और अदर इन्वेस्टर जो होते हैं वो हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर यहाँ पे आ जाते हैं। फिर हम पर्पस की बात करें तो जो हमारा प्राइमरी मार्केट के अंदर जो पर्पस रहता है वो रहता है टू रेज फ्रेश कैपिटल, जो हमारी बिल्कुल फ्रेश कैपिटल होती है फॉर द कंपनी, तो वो प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। जबकि सेकेंडरी में क्या होता है, टू प्रोवाइड लिक्विडिटी टू इन्वेस्टर, जो हमारी लिक्विडिटी होती है वो प्रोवाइड करी जाती है इन्वेस्टर्स को। प्राइस सिक्योरिटी की अगर बात करूं मैं प्राइमरी मार्केट के अंदर, तो वो होता है फिक्स्ड बाय इशुइंग कंपनी, जो कंपनी इशू फिक्स करती है उसके अकॉर्डिंग होता है प्राइस, फिक्स बाय द इशुइंग कंपनी, जो कंपनी शेयर्स को इशू कर रही है, बॉन्ड को इशू कर रही है, वही प्राइस को फिक्स करती है। सेकेंडरी में क्या होता है, डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, और ये हमारे मार्केट फोर्सेस पे इसका प्राइस डिपेंड करता है, डिसाइड करता है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई। जो बच्चे ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप मेरी इकोनॉमिक्स की वीडियो देखें, उसमें काफी ब्रीफ में मैंने कराया हुआ है। साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल आप याद रखें कि जो हमारा प्राइमरी मार्केट होता है उसमें हमारा आईपीओ आता है, जैसे कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आता है, जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग होती है, ट्रेडिंग इन एनएसई हो गया, बीएसई हो गया, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब हमारे सेकेंडरी मार्केट के अंदर आते हैं और ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया का। ठीक है, तो ये रहा, ये आपको समझना है। ठीक है, साथ ही साथ इसमें एक क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर है, वो मैं ठीक करा रही हूँ। वैसे तो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट का था, वो मैंने आपको समझा दिया है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो ऑफशोरिंग एंड आउटसोर्सिंग का है, तो ये थोड़ा सा एरर हो गया है। तो इसका जो आंसर था ना, वो यही सेम कॉपी पेस्ट हो गया, तो ये कंप्यूटर का थोड़ा सा इशू हुआ है, जिन्होंने बनाया उसने थोड़ी सी एरर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको ठीक हो जाएगा ये। और साथ ही साथ ना मैंने ये क्वेश्चन आपको गेस्ट पेपर में भी डिस्कस करवाया था, तो आप लोग वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो गेस्ट पेपर का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, पूरा एक प्लेलिस्ट बनी हुई है गेस्ट पेपर की, तो आप वो देख सकते हो। साथ ही साथ मैंने काफी बार करवाया, तो आप वहां से भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेक इन इंडिया वर्सेस मेड इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया यानी कि भारत देश के अंदर वो चीज क्या हो रही है, मेक हो रही है। अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च टू इनकरेज कंपनी टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट इन इंडिया। मेक इन इंडिया क्यों बनाएगा? जैसे आप देखते हो बहुत सारे प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमारे यहाँ पे ऑर्डर आया, हमें पीछे से ऑर्डर आया कि हमारे जो भी प्रोडक्ट बनेंगे भारत देश के अंदर बनेंगे, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना, मेक इन इंडिया प्रोसेस चलाया जाए। और इससे ना काफी बार क्वेश्चन आए गए हैं, क्योंकि ये सारी जितनी भी चीजें होती है लेटेस्ट जो होती है ना, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। तो मेक इन इंडिया आप देखते हो कई सारे आप कपड़े हैं, क्लोथ्स है, प्रोडक्ट है, उस पर मेक इन इंडिया लिखा रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है कि हम अपनी किसी दूसरी कंट्री पे ज़्यादा डिपेंड ना रहें, अपनी कंट्री में सामान बनाएँ और हमारे प्रोडक्ट पे मेक इन इंडिया लिखा रहे। तो गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया कि लॉन्च किया गया कि हमारी जो कंपनीज़ हैं, उनको जो है प्रोडक्ट के बारे में बताया गया कि उस पे मेक इन इंडिया होना चाहिए, हमारे यहाँ के प्रोडक्ट होने चाहिए टू अट्रैक्ट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, बूस्ट होएगी, क्योंकि मेक इन इंडिया है। इट इज़ अ पॉलिसी प्रोग्राम, ये एक पॉलिसी समझो या प्रोग्राम समझो। फोकस क्यों किया गया है इसमें? पहले मैं आप लोगों को मेक इन इंडिया समझा रही हूँ, ठीक है? यानी कि ये वाले पॉइंट्स आपको सारे मैं क्लियर करवा रही हूँ, ठीक है? तो फेक फोकस क्या रहता है? इट इज़ अ पॉलिसी प्रोग्राम, फोकस रहता है प्रमोटिंग इंडिया एज़ अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, कि भारत जो देश है वो एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाए, यानी प्रमोट किया जा रहा है भारत देश को, ताकि सारी की सारी चीज़ें हमारे इंडिया के अंदर बने और हमें भी अच्छा लगे कि हमारा जो कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं। इनिशिएट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया था, और ये इनिशिएटिव जो लिया गया था लॉन्च हुआ था 2014 में, जो कि पीएम के द्वारा लिया गया, नरेंद्र मोदी जी के ने इसको लॉन्च किया। स्कोप क्या है इसका? इन्वेस्टमेंट इससे इनकरेज होती है, इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट होता है इन 25 की सेक्टर्स, है ना? साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स हैं एप्पल सेटिंग अप एन आईफोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर, ये सारी चीजें अब चल रही हैं। अब बात कर लेते हैं मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया क्या है? ठीक है, refers to product that are the manufacture or product in India regardless of who make them, to indicate the origin of goods that they are produced in India, कि हमारे भारत देश के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, वो सारी आती है मेड इन इंडिया। इट इज अ लेबल और डिस्क्रिप्शन ऑन गुड्स, यानी कि ये सारी चीजें मेंशन करी जाएंगी, गुड्स के ऊपर लेबल लगाया जाएगा, डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ये है। आइडेंटिफाई दैट अ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस विद इन इंडियन टेरिटरी, कि हमारी इंडिया की जो बाउंड्री लेवल है उसके अंदर अंदर इन चीजों को प्रोड्यूस किया जा रहा है, पहचानो उसको, प्रोड्यूस करो। कोई भी स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी का एक रिजल्ट कह सकते हो। रेफर ओनली टू गुड्स ऑलरेडी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, ऑलरेडी जो बन रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो वो स्कोप के लिए। एंड आईफोन असेंबल इन इंडिया विद मेड इन इंडिया प्रिंटेड ऑन इट, ये है।
समरी की अगर मैं बात करूँ बहुत सिंपल भाषा में, अगर जिनको ये ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बहुत शॉर्ट में समझना है, तो वो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया को ये समझे कि जो मेक इन इंडिया है वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लिया गया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा सके, और मेड इन इंडिया क्या है, ओरिजिन ऑफ गुड्स को इंडिकेट करता है, जो कि मैन्युफैक्चर इन इंडिया, जो कि हमारे भारत देश में बन रही है चीजें। ठीक है। मेक इन इंडिया इज द प्रोसेस, मेड इन इंडिया इज द रिजल्ट। तो आप इसको ये समझ सकते हैं, ये एक प्रोसेस और ये आपका एक रिजल्ट है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता था कई बार ना, शॉर्ट नोट भी आ जाता है और कई बार इसकी डेफिनेशन, कभी कई बार इसका डिफरेंस। तो मैं हमेशा डिफरेंस ले लेती हूँ, तो डिफरेंस ना बहुत ईजी लगता है, लाइन टू लाइन समझ भी आ जाता है और अच्छे से सारे क्वेश्चन कवर कर लेता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको समझेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट टू अचीव गोल। हमारी जो संस्था है, हमारी जो मैनेजमेंट है, वो अपने गोल को अचीव करती है एक ऑफिशियल स्ट्रक्चर देके, यानी एक अथॉरिटी, एक रिलेशनशिप को क्रिएट करती है। साथ ही साथ ये जो क्रिएट किया जाता है वो टॉप मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। पर्पस क्या रहता है कि ये जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, जो संस्था के ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है, वो पूरे हो सके। साथ ही साथ एक हायरार्की में ये डिफाइन होता है, रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाता है, क्योंकि ये फॉर्मल है। आप फॉर्मल को फॉर्मल ड्रेस कोड से समझे कि जब आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, खास करके जब आप स्कूल जाते हैं तो एक ड्रेस कोड में जाते हैं, वो एक फॉर्मल होती है। जब आप पार्टी में जाते हैं तो इनफॉर्मल होती है। तो इसी प्रकार से ये सारी चीजें आती हैं। अथॉरिटी में आता है ऑफिशियल चेन चलती है ऑफ कमांड, जो कि इसमें आता है। कम्युनिकेशन की बात करूँ तो वर्टिकल कम्युनिकेशन रहता है, ऑफिशियल चैनल्स रहते हैं। हर एक चीज देखनी पड़ती है कि आप किससे बात कर सकते हो, किससे ऑर्डर आपको लेना है, वो बिल्कुल वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बात कर रहे हैं, और ये सारी चीजें नहीं होती ऑर्गेनाइजेशन में। रूल्स एंड प्रोसीजर में आता है, गवर्न बाय फॉर्मल रूल्स होते हैं, पॉलिसीज बनाई जाती है, प्रोसीजर होते हैं। नेचर इसका स्टेबल होता है, प्लान्ड होता है, वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कंपनी में एक दूसरे के कलीग से बैठ के बातें कर रहे हैं, या कोई किसी की नहीं सुन रहा है, ये सब नहीं चलता। कंट्रोल में आता है, मैनेजमेंट के द्वारा एक कंट्रोल होता है। इसका एग्जाम्पल है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारे डिपार्टमेंट का जो स्ट्रक्चर है वो उसको फॉलो अप करता है। नेक्स्ट आता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, इसको आप एक पार्टी से समझ सकते हैं। जैसे कि आप इनफॉर्मल लेटर भी लिखते हैं अपने फ्रेंड को, रिलेटिव को, तो आप आराम से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करते हो, लेकिन फॉर्मल में ऐसा नहीं होता। तो सेम कंपनी में भी यही सारी चीजें फॉलो अप होती है कि जब आपको पेपर में फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन लिखने को आए तो समझ जाना हर एक चीज रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग होती है, और जो पॉलिसीज बनाई गई है उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। और इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है, आप अपना रिलेशन बिल्ड कर सकते हो, कोई भी अपने दिल की बात है या कोई इमोशन है, फीलिंग है, वो आप शेयर कर सकते हो। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ये एक अनऑफिशियल नेटवर्क होता है जो कि पर्सनल और सोशल रिलेशनशिप, यानी सोसाइटी के रिलेशनशिप को बिल्ड करता है एम्प्लॉय के आपस के बीच में। क्योंकि जो इनफॉर्मल होगा, आपको पता है, वो जाहिर सी बात है, वो कभी भी टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच तो नहीं हो सकता ना, आपस में एम्प्लॉय के बीच में ही हो सकता है। तो आप इस चीज को ऐसे याद रख सकते हो, फ्रेंडशिप हो गया, कॉमन इंटरेस्ट हो गया। ये हमारे सोशल एंड पर्सनल नीड ऑफ मेंबर को सैटिस्फाई करता है। कोई इसका कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, कोई हायरार्की नहीं होती, कोई गोल नहीं होता। ठीक है। इनफॉर्मल जो होता है बेसिकली कोई रिटन रूल्स नहीं होते हैं इसके अंदर। फॉर्मल और फॉर्मल प्रोसीजर, यानी ये बहुत डायनेमिक होता है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। इसमें आता है फ्रेंडशिप सर्कल आ जाता है, लंच ग्रुप्स आ सकते हैं। जैसे आप ऑफिस में 4 लोग हैं, वो साथ में बैठ के लंच कर रहे हैं, तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। इनफॉर्मल चैट्स होती है, ग्रुप्स हो गए इन द ऑफिस, ये सारी पॉइंट्स आते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट में भी लिखा हुआ है। ये चीज़ आप लोगों के बहुत काम की है। जो समरी है ना, ये उन बच्चों के लिए है जो कि एंड मूवमेंट पे इस पीडीएफ को पढ़ेंगे, और इन्हीं 2 पॉइंट से ही वो अपने पूरे 20 नंबर के कंटेंट को पूरा करेंगे। ये समरी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमने क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करवाए हैं, सो दैट जिनको इतने बड़े-बड़े आंसर एंड मोमेंट पे याद ना हो, तो वो छोटी-छोटी 2-2 लाइन की जो समरी है वो पढ़ के भी अपने पेपर को दे पाएँ। हमने इतना शॉर्ट कर दिया आप लोगों के लिए, और इतना कंटेंट आसान कर दिया, जो कि आपकी यूनिवर्सिटी की बुक में क्या, किसी अनदर बुक में भी आपको इतनी शॉर्ट समरी नहीं मिलने वाली है। और ये उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता, वो जॉब करते हैं, अनदर कोर्स करते हैं और डिग्री लेना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए हमने ये प्रिपेयर कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स का। तो ई मतलब होता है, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक एंड एम स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। तो यानी कि मैं बात करूँ ई-कॉमर्स की, ठीक है? तो ई-कॉमर्स की बात करूँ तो इसमें आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू द इंटरनेट। आप सामान को बेच रहे हो, खरीद रहे हो, किसके द्वारा? अपने इंटरनेट के द्वारा। और इंटरनेट आप किसमें यूज़ करते हो? कंप्यूटर, लैपटॉप्स में यूज़ करते हो। और ये आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होती है, जिसमें आप डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, वायर इंटरनेट कनेक्शंस को इस्तेमाल कर पाते हो। एक्सेसिबिलिटी की बात करूँ तो
एक्सेस टू द कंप्यूटर और लैपटॉप यूजुअली थ्रू वायर्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस आपको चाहिए होते हैं। इसके स्कोप क्या है? ऑनलाइन बिजनेस की जो एक्टिविटी हो रही है आजकल, जो आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं, जो कि आप देखते हो ईबे, अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ों से आप सामान खरीद बेच रहे हो, आप एज़ अ सेलर भी काम करते हो, एज़ अ आप बायर भी काम करते हो, तो सारा का सारा ये ई-कॉमर्स में आ जाता है। पेमेंट मेथड कैसे होता है? आपने कोई कोई भी सामान मँगाया तो आप या तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, डेबिट का करते हैं, नेट बैंकिंग, या फिर आप कैश ऑन डिलीवरी करोगे तो आप सीओडी पे आप जो भी पेमेंट जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। आपने अमेज़न से कुछ भी प्रोडक्ट जो है मँगवा लिया, ऑर्डरिंग प्रोडक्ट फ्रॉम अमेज़न यूजिंग अ लैपटॉप, तो ऐसे अनदर बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, तो आप लिख सकते हो। एम कॉमर्स में आता है आपका मोबाइल कॉमर्स, ठीक है? मोबाइल कॉमर्स में क्या आता है? बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस थ्रू मोबाइल डिवाइसेज़। आप अपने मोबाइल की डिवाइसेज़ के द्वारा ही आप सामान को, गुड्स को खरीद रहे हो और बेच रहे हो, जैसे कि स्मार्टफ़ोन, टैबलेट्स का इस्तेमाल करके। मोबाइल कॉमर्स में आता है वाई-फाई, 4G, 5G, ये सब होता है, ठीक है? यूज़ेज़ वायरलेस नेटवर्क और मोबाइल डेटा होता है इसमें, मोबाइल डेटा से आप इसको चला पाते हो, फ्रेंडली, हाइली पोर्टेबल होता है, यूज़र फ्रेंडली फॉर क्विक ट्रांज़ैक्शंस, ठीक है? मोबाइल ऐप्स में आता है पेटीएम, अमेज़न ऐप, गूगल पे, ज़ोमैटो, ये सब आप इस्तेमाल करते हो अपने मोबाइल के अंदर, जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, ऐप यूज़ कर पा रहे हो, वो एम कॉमर्स में आता है। रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, इसमें क्या होता है? हैकिंग ड्यू टू मोबाइल। मोबाइल की कुछ हैकिंग्स हो सकती हैं, डेटा का चोरी होने का कोई खतरा रहता है। मोबाइल वॉलेट है, यूपीआई, क्यूआर कोड पेमेंट, ये सारी चीज़ें आप अपने एम कॉमर्स में इस्तेमाल कर पाते हो। ऑर्डरिंग फूड विया स्विगी, आपने स्विगी से, ज़ोमैटो से कुछ खाना ऑर्डर किया, आपने मोबाइल से ही किया ना, तो वो एम कॉमर्स है। और अगर आपने कोई लैपटॉप से या फिर अपने सिस्टम से अगर कोई भी सामान ऑर्डर किया है, तो वो आपका ई कॉमर्स हो जाता है। और इन शॉर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2 लाइन में कि ई-कॉमर्स जो होता है ऑल ऑनलाइन कमर्शियल एक्टिविटी यूजिंग द इंटरनेट, आपने इंटरनेट के द्वारा जितनी भी ऑनलाइन की एक्टिविटी करी है वो ई-कॉमर्स है। और एम कॉमर्स क्या होता है? आपने मोबाइल डिवाइस को इस्तेमाल करते हुए अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग जो मोबाइल से चीजें करी हैं वो एम कॉमर्स में आता है। नेक्स्ट आता है शेयर एंड डिबेंचर का डिफरेंस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। A share represent ownership in a company, shareholder are the real owner of the company। शेयर में क्या होता है? शेयर जो होता है वो एक आपको रिप्रेजेंट करता है, एक मालिक का अधिकार देता है कंपनी के अंदर। जैसे अगर आपके पास थोड़े ज़्यादा पैसे हैं, एक्स्ट्रा मनी है और आपको लगता है कि बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको पैसा नहीं दे सकता, अच्छा खासा रिटर्न नहीं दे सकता, तो आप कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा मनी है और वो कंपनी में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न लेना चाहते हैं, डिविडेंड लेना चाहते हैं, तो वो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो यानी वो कंपनी के मालिक बन जाते हैं जब वो उस कंपनी के शेयर खरीद लेते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कैपिटल ऑफ द कंपनी, ये हमारी कैपिटल का एक हिस्सा, यानी कंपनी के अंदर जो कंपनी का एक छोटा-सा पार्ट होता है ना, वो हमारा शेयर कहलाता है। शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड, उनको बदले में डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिल रहा है ना, उसको डिविडेंड का नाम दिया है शेयर के अंदर, जो कि आपके प्रॉफिट पे निर्भर करता है। जितना ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, उतना आपको डिविडेंड मिल जाता है। शेयर आर अनसिक्योर्ड, नो चार्ज ऑन द कंपनी एसेट्स, ठीक है? वोटिंग राइट का अधिकार रहता है, क्योंकि आप मालिक हो तो आप वोटिंग राइट कर सकते हो, आपके पास पूरा-पूरा अधिकार है। कन्वर्टिबिलिटी की बात करूँ तो शेयर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इंटो डिबेंचर, शेयर हमारे कभी भी डिबेंचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। टेन्योर की बात करूँ तो शेयर आर परमानेंट, दे एक्जिस्ट एज़ अ लॉन्ग ऑफ द कंपनी एक्जिस्ट, यानी कि शेयर जो होते हैं बिल्कुल परमानेंट रहते हैं। दिस फैक्टर तो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे, अगर आपका प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो रिस्क फैक्टर काफ़ी हाई होता है शेयर के अंदर। तभी हम कहते हैं कि शेयर में अगर पैसा लगाना है तो बहुत सोच समझ के आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपको कंपनी की बहुत सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो हो गया, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं एसेट्स, लायबिलिटी, आपको पूरा एक डेटा चेक करना होता है कंपनी का, फिर एक ग्राफ प्रिपेयर करना होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको पैसा लगाना होता है। प्रायोरिटी टू एट लिक्विडेशन में आता है शेयर होल्डर आर पेड लास्ट आफ्टर ऑल द लायबिलिटी आर सेटल्ड, ठीक है? मतलब जितनी भी लायबिलिटी सेटल हो जाती है, उसके बाद ही शेयर होल्डर को यहाँ पे पे किया जाता है। टाइप ऑफ कैपिटल की बात करें तो रिप्रेजेंट ओनरशिप कैपिटल, इक्विटी में आता है। कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट की बात करूँ तो शेयर होल्डर हैव कंट्रोल थ्रू वोटिंग राइट्स। एग्जाम्पल में आते हैं इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, 2 तरह के शेयर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन डिबेंचर्स क्या होते हैं? तो डिबेंचर्स की अगर मैं बात करूँ तो डिबेंचर रिप्रेजेंट अ लोन गिवन टू द कंपनी बाय डिबेंचर होल्डर, दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, ये हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। लेट सपोज कि मान लीजिए कि किसी को लगता है कि उनको ये लगता है कि हमें रिस्क नहीं लेना, हमें कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हमारा पैसा भी जाए और हमारे को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता रहे। मतलब
कि इंटरेस्ट अच्छा मिले, यानी कि जो बैंक हमें 4 साढ़े 4 5% देता है, तो कंपनी हमें यानी 12% 15% हमें इंटरेस्ट हर महीने, ठीक है, देती रहे। तो वो होता है डिबेंचर। तो वो लोग डिबेंचर में पैसा लगाते हैं कि उनको प्रॉफिट से लेना देना नहीं, उनको एक फिक्स अमाउंट चाहिए और अच्छा खासा चाहिए। तो फिर वो डिबेंचर में पैसा लगाते हैं, तो वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। दे आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, इट इज अ पार्ट ऑफ बोरोड फंड और द डेट ऑफ द कंपनी। यानी कंपनी ने आपसे, पब्लिक से, जनता से उधारी ले ली है और कुछ समय बाद वो पैसा लौटा देगी। और जब तक पैसा कंपनी के पास आपका है तब तक वो आपको एक अच्छा खासा ब्याज देगी, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होता है, डिबेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। वही मैंने आपको जो समझाया वही सारी बातें लिखी हैं, अब आपको इजीली समझ आ जाएंगी। डिबेंचर होल्डर रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनको फिक्स्ड मिलता है, वेदर आर नॉट टू द कंपनी एंड प्रॉफिट। अगर कंपनी को घाटा भी हो रहा है तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा मिलेगा। बट शेयर में क्या होता था कि आपके प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड मिलेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे तो फिक्स मिलेगा मिलेगा, चाहे कंपनी घाटे में ही क्यों ना जा रही हो। डिबेंचर होल्डर डू नॉट हैव द वोटिंग राइट। अब देखो, हर चीज के बेनिफिट्स एक जगह पे नहीं होते। देखो, अब शेयर में क्या वोटिंग राइट है, तो डिबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होता, इसमें मालिक का अधिकार नहीं मिलता। सम डिबेंचर आर कन्वर्टेड इनटू शेयर, और कुछ ही डिबेंचर होते हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं शेयर के अंदर, ठीक है। डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, और कुछ समय बाद ये रिडीम भी हो जाते हैं। जिन्होंने क्लास 11th में अकाउंट्स 12th में पढ़ी है, उनको ये चैप्टर भी कराया गया था रिडेम्पशन का, तो उन्हें तो ये इजीली पॉइंट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो डिबेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड, इसमें क्या होता है कि कुछ साल बाद जो होता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद जो है, कंपनी आपका पैसा पूरा लौटा देती है डिबेंचर होल्डर को, ठीक है। तो रिस्क की बात करूं तो इसमें काफी रिस्क कम होता है डिबेंचर के अंदर, क्योंकि इसके अंदर प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग पैसा मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ बात करें, डिबेंचर होल्डर हैव नो कंट्रोल ओवर मैनेजमेंट, कोई यहाँ पे कंट्रोल नहीं देखा जाता, और यहाँ सिक्योर डिबेंचर और कन्वर्टेबल डिबेंचर देखने को मिल जाते हैं। अब इसकी समरी काफी इजी लिखी हुई है। शेयर में क्या था, ओनरशिप भी मिलती है, रिस्क भी होता है, वोटिंग राइट भी होता है। लेकिन डिबेंचर के अंदर क्या होता है, लोन होता है, फिक्स रिटर्न होता है, कोई भी ओनरशिप नहीं होती। देखो कितना ईजी लिखा हुआ है, ये आपको किसी किताब में मिलेगा नहीं मिलेगा, ये हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको इजी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आता है इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इसको आपको मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी, सो दैट आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। वैसे इसमें काफी डिटेल में लिखा हुआ है, बट अगर आपको ये थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आपको मैं शॉर्ट में समझा देती हूँ, आप फिर पॉइंट समझोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और यहाँ से अगर डिफिकल्ट लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हो, मैंने गेस्ट पेपर में क्वेश्चन कराया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कराया था, तो आप वहां से भी कवर कर सकते हो जिनको ये टॉपिक अगर बड़ा लग रहा है। तो देखो, इक्विटी शेयर को आपको समझना है यहाँ पर, वन इज इक्विटी शेयर, ठीक है, एंड वन इज प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो इक्विटी शेयर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर रिप्रेजेंट द ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी, दे पीपल हु परचेज these शेयर आर known as equity shareholder, they become the real owner of the company, they provide long term capital to the business and return get a share in the company profit in the form of dividend। वही वाली बात है कि यहाँ पे प्रॉफिट दोनों को ही मिल रहा है, ठीक है। ओनरशिप राइट की बात करूं तो ओनरशिप राइट में इक्विटी शेयर होल्डर आर द एक्चुअल ओनर कहलाते हैं, ये हमारी कंपनी के एक्चुअल ओनर होते हैं। डिविडेंड भी इनका कैसा होता है, द डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट फिक्स, यहाँ पे फिक्स नहीं होता, डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट पे निर्भर करता है। परमानेंट कैपिटल की बात करूं तो इक्विटी शेयर फ्रॉम द परमानेंट कैपिटल बेस ऑफ द कंपनी। और साथ ही साथ वोटिंग राइट की अगर बात करूं तो इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय फुल वोटिंग राइट, इनको मिलता है, कंट्रोल द मैनेजमेंट एंड पॉलिसी ऑफ द कंपनी। रिस्क भी इनका कैसा रहता है, रिस्की रहता है, बिकॉज डिविडेंड कैपिटल गेन आर अनसर्टेन, ये जो हमारे कैपिटल गेन होते हैं, डिविडेंड होते हैं, काफी अनसर्टेन होते हैं, एंड दे ऑफर हायर रिटर्न व्हेन द कंपनी परफॉर्म वेल, अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो अच्छा रिटर्न आपको मिल ही जाता है। इक्विटी शेयर के कुछ बेनिफिट्स हैं, प्रोवाइड परमानेंट कैपिटल टू द कंपनी, नो ऑब्लिगेशन टू पे फिक्स डिविडेंड, ठीक है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहता इसके अंदर, हायर रिटर्न्स होते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस होती को इंक्रीज करता है, डेमोक्रेटिक कंट्रोल रहता है। बुराई इसकी ये है कि रिटर्न आपके अनसर्टेन होता है, ऊपर नीचे हो सकते हैं, रिस्क भी थोड़ा सा रहता है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। प्रेफरेंस शेयर में आता है, आर द टाइप ऑफ शेयर कैपिटल दैट प्रोवाइड शेयर होल्डर विद प्रेफरेंशियल राइट ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। डिविडेंड की अगर बात करूं तो डिविडेंड पेमेंट जो होता है इसके अंदर आता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस इन डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स डिविडेंड। अभी मैं आपको ये समझा रही हूँ, उसके बाद मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने वाली हूँ बहुत इजी तरीके से। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर इंश्योरिंग रेगुलर इनकम, ये रेगुलर इनकम है, फिक्स डिविडेंड आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको कुछ इस प्रकार से समझना है कि जो आपके इक्विटी शेयर होते हैं, यानी जो इक्विटी शेयर हैं वो बाद के होते हैं, और जो प्रेफरेंस होते हैं वो आपको समझना है रिश्तेदारों को।
ठीक है। अब जैसे कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आता है, हमारे लिए कुछ चाप की सब्जी बनी है या कोई कुछ भी बना है, तो हम सबसे पहले रिश्तेदारों को खाना सर्व करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है फिर वो हम खाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसी तरीके से समझो कि जो हमारे प्रेफरेंस होते हैं, यानी प्रेफरेंस, यानी कि हमने इनको प्रेफरेंस ज्यादा दी है तो इनको हर चीज पहले मिलेगी, फिर जब बच जाएगा प्रॉफिट वगैरह या जो भी होगा फिर मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। इतना समझ आ गया? अब आपको सब समझ आ जाएगा। तो देखो भाई, प्रेफरेंस शेयर के अंदर यहाँ पे यही होता है कि फिक्स डिविडेंड रहती है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड और नो वोटिंग राइट होती है, डू नॉट हैव वोटिंग राइट। देखो हर चीज की सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हाइब्रिड नेचर होता है, यानी इक्विटी और डेट मिक्स रहता है प्रेफरेंस शेयर के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से है। और ये टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है ये मैंने काफी डिटेल में वैसे अकाउंट्स में करा रखा है, तो आप वहां से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो वाली एक्टिविटीज होती हैं, मैं शॉर्ट में करा रही हूँ आप लोगों को, वो वाली एक्टिविटीज हैं जिसमें कि आपको बदले में कुछ प्रॉफिट मिल रहा हो, कुछ इनकम आ रही हो, ठीक है। वो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि कोई कंपनी में जा रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, दिहाड़ी मिल रही है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये प्रोडक्टिव होती है नेचर में, क्योंकि ये हमारी ह्यूमन की नीड को सेटिस्फाई करती है। मॉनेटरी टर्म में आप इसको तोल सकते हो। इसका पर्पस क्या है, अपने समाज और इंडिविजुअल को इससे जो हमारी इकोनॉमिक वेल होता है ना वो इम्प्रूव होता है। एग्जाम्पल आता है, कोई अपनी दुकान चला रहा है, बिजनेस कर रहा है, कोई फार्मिंग का कर रहा है, कोई गुड्स बना रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल में टीचर पढ़ाने जा रही है तो उसको सैलरी मिली है। नॉन इकोनॉमिक में आप एग्जाम्पल ऐसे समझो कि मम्मी अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो उसको यहाँ पे सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, पैसा पूसा कुछ नहीं मिल रहा। इसमें क्या होता है, इसके फीचर क्या है, नॉन मॉनिटरी मोटिवेशन होता है, जैसे आपने कहीं दान दे दिया, चैरिटी में दे दिया, सोशल सर्विस हो गई, प्लेजर हो गई, ये सब आता है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन रहता है, मेंटल इमोशनल सोशल फुलफिलमेंट होती है, पैसा पूसा कुछ नहीं आता। डज नॉट रिजल्ट इन इनकम और प्रॉफिट, इसमें कोई इनकम नहीं आती, ना ही कोई प्रॉफिट आता है। बस हम अपनी संतुष्टि के लिए काम करते हैं। जैसे कोई दान करना चाहता है तो वो अपने लिए करना चाहता है, अपनी खुशी से करना चाहता है, उसको बदले में कुछ नहीं मिलने वाला। किसी को गिफ्ट देना है, सोशल सर्विस है, ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाती है। अगर आपको ऊपर वाला डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। वही सारे पॉइंट्स हैं जो मैंने समझाए हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएटिविटी, इन्वेंशन एंड इनोवेशन। तो देखो नाम से ही क्लियर है, क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मींस दैट एबिलिटी, आपके अंदर सोचने की क्षमता कितनी है, नए नए आइडियाज, कॉन्सेप्ट, सोल्यूशन आप कैसे लाते हो, तो वो क्रिएटिविटी है। इन्वेंशन में क्या होता है, इन्वेंशन में क्या होता है, कोई नई डिवाइस क्रिएट हुई है, कोई नया मेथड आपने निकाला है कि ये काम ऐसे होना चाहिए, प्रोडक्शन अगर लेट हो रहा है तो अब ऐसे होना चाहिए, लेबर ज्यादा बुलानी चाहिए, कम करनी चाहिए, वो इन्वेंशन है। इनोवेशन में क्या होता है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है किसी भी आइडिया का, इन्वेंशन का, ठीक है। क्रिएटिविटी का क्रिएट वैल्यू, ये आपको आपके प्रोसेस को इंप्रूव करती है। इनोवेशन कि आपने क्या इनोवेटिव तरीके से क्या काम किया, आपने आइडिया को कितना प्रैक्टिकल बनाया है, वो सारा इनोवेशन में आता है। फोकस की बात करें तो इसमें आइडियाज जो होते हैं हमारे जनरेट होते हैं, सोल्यूशन मिलते हैं, और इसके अंदर समथिंग इंटायर न्यू, कुछ नया होता है। नया क्यों होता है, नया इसलिए होता है क्योंकि ये इन्वेंशन है, आपने कुछ समथिंग न्यू एंड यूनिक निकाला, कोई नया प्रोडक्ट निकाला, वो सब आते हैं। और इसके अंदर आते हैं आइडिया, थॉट्स, कॉन्सेप्ट आते हैं, किसके अंदर आते हैं, क्रिएटिविटी के अंदर आते हैं। क्रिएटिविटी के अंदर जो रिस्क होता है काफी लो और मॉडरेट होता है, ग्रेजुअल थिंकिंग देखने को मिलती है। और एग्जाम्पल के लिए आता है डिजाइनिंग अ न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन और ब्रेनस्टॉर्मिंग सोल्यूशन, आपने कोई नया कैंपेन चलाया, उसको डिजाइन किया। मेंटल एंड कॉन्सेप्चुअल एक्टिविटीज होती है ये, के नेचर की होती है ये। जबकि हालांकि इन्वेंशन में क्या होता है आपका, टेक्निकल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी होती है, कैन टेक ईयर ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, आपको काफी साल लग जाते हैं रिसर्च करने में, एक्सपेरिमेंट करने में, तो ही आप एक कोई नया प्रोडक्ट या नई कोई चीज निकाल पाते हो। इन्वेंशन है, आपने इन्वेंशन करी है, ठीक है। इनोवेशन के अंदर आता है कि आपके प्रोडक्ट को पहले से इम्प्रूव किया जाता है, आपकी सर्विस को इम्प्रूव किया जाता है। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट था आपका, कोई भी प्रोडक्ट है, लक्स है, कोई भी साबुन है, कोई चॉकलेट है, या कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसको और बेटर बनाना चाहते हो, उस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहते हो, कोई सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हो, तो वो आपकी क्या कहलाती है, इनोवेशन कहलाती है। कि आप पहले से बढ़िया करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो। तो हाई, जो इसमें क्या होता है, मॉडरेट टू हाई रिस्क रहता है, क्योंकि आप रिस्क ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, वो आगे चल के सही होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करेगा। स्मार्टफोन को लॉन्च करना आपकी क्या कहलाती है, यहाँ पर आपकी कहलाती है इनोवेशन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ये छोटी सी समरी दी है, ये आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार्टअप। स्टार्टअप में आता है, नाम से क्लियर है, स्टार्टअप एक न्यूली एस्टैब्लिश्ड बिजनेस वेंचर होता है जिसका मकसद होता है कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लेकर आना, या कोई सर्विस लेकर आना, या फिर कोई मार्केट के अंदर अच्छा खासा सोल्यूशन लेकर आना है। स्टार्टअप जो होते हैं वो छोटे होते हैं साइज में, इनोवेटिव होते हैं, और हमारी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेजी से बढ़ती है अगर हम अच्छे खासे मार्केट पे ध्यान देते हैं। तो स्टार्टअप
जो होता है वो इनोवेशन ओरिएंटेड होता है। आप अपने बिजनेस मॉडल को लेकर आते हो, अच्छी अच्छी चीजें लेकर आते हो, रिस्क काफी हाई रहता है क्योंकि आप नई चीजों के साथ आते हो, कंपटीशन से लड़ते हो, पैसा भी लगाते हो, ग्रोथ भी आप पे डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप काम कर पा रहे हो। फंडिंग भी आपको चाहिए होती है, पैसा लगाना पड़ता है, जैसे एंजल इन्वेस्टर हो गए, वेंचर कैपिटल, क्राउड फंडिंग, ये सब आपको चाहिए होता है। ठीक है, टाइप ऑफ स्टार्टअप की बात करूं तो स्टार्टअप टेक होता है। जैसे टेक स्टार्टअप में आता है आप अपने सॉफ्टवेयर ऐप पे फोकस करते हो, जैसे एआई पे भी हर कोई काम कर रहा है। मैं ना एग्जांपल देती हूँ, मैं काफी सारे इवेंट्स वगैरह में जाती रहती हूँ, मीटअप होता है, ठीक है, जिसमें 1 to 1 होता है, हम काफी सारी कंपनीज के साथ बात करते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि अभी एआई पे बहुत काम चल रहा है, काफी सारे एप्लीकेशन है जो एआई की फैसिलिटी दे रहे हैं, चैट जीपीटी का कॉपी वर्जन लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी आने वाले समय में एआई बहुत अच्छे से काम कर रहा है, आज भी काम कर रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे फ्लिपकार्ट, जोमेटो है। सोशल स्टार्टअप की बात करूँ तो एम टू सॉल्व सोशल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जो भी हमारी वातावरण से रिलेटेड या फिर जो हमारी समाज में जो प्रॉब्लम चल रही है उनको सॉल्व करने का काम ये करता है। जैसे स्विगी सोशल इनोवेटिव और एनजीओ यूजिंग इंटरप्रेन्योरियल मेथड्स, जो यूज कर पा रहे हैं एनजीओ वगैरह में, वो आता है समाज में, यानी सोशल सोसाइटी से रिलेटेड। प्रोडक्ट स्टार्टअप में आता है आपकी जैसे पतंजलि आयुर्वेदा हर्बल प्रोडक्ट है, ठीक है, तो ये सारे आता है। सर्विस में क्या था, वो ये लोग सर्विस दे रहे हैं, जैसे अर्बन क्लैप है, ठीक है, वो होम सर्विस प्लेटफॉर्म है कि आपको अपने घर पे प्लम्बर बुलाना है या फिर आपको कोई जो है ब्यूटिशियन बुलानी है, तो ये सर्विस स्टार्टअप है जो कि आज बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। ठीक है, स्टार्टअप के कुछ इंपॉर्टेंस है, जैसे कि जॉब क्रिएट हुई इससे, प्रमोशन भी इनोवेट हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन आया, कंपटीशन भी है यानी कि क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, मार्केट के अंदर प्राइसेस भी रिड्यूस हो रहे हैं, ग्लोबल लिए काम कर रहा है। ठीक है, इस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इनक्यूबेटर। इसमें क्या होता है, बिजनेस इनक्यूबेटर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोग्राम दैट सपोर्ट न्यूली एंड अर्ली स्टेज स्टार्टअप बाय प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज, मॉनिटरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बेसिकली एक तरीके की क्या है, इज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रोग्राम है जो सपोर्ट करता है, जो नए नए स्टार्टअप्स होते हैं, अर्ली स्टेज वाले जो स्टार्टअप होते हैं उनको सपोर्ट करने का काम करता है, उनको संसाधन, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करने का काम करता है। इसका जो पर्पस है वो क्या है, जो हमारे स्टार्टअप है वो ग्रो करे, सरवाइव करे लंबे समय तक और मार्केट के अंदर उसको सक्सेस मिले। ठीक है, तो सबसे पहला आता है स्टार्टअप को सपोर्ट देना, वही सारे पॉइंट्स है, आप इसको बना के लिख सकते हो। उसके बाद आता है प्रोविजन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो ऑफिस स्पेस है, इंटरनेट है, लैब्स है, टेक्नोलॉजी है, उन सारी चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये गाइडेंस देता है, फाइनेंशियल फंडिंग प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो टाइमली आगे बढ़े, ग्रोथ करे, एक्सपेंशन करे, और नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज देता है, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हो गए और पोटेंशियल क्लाइंट्स हो गए, ये सारे पॉइंट्स आते हैं। टाइम बाउंड सपोर्ट में आता है, बेसिकली असिस्टेंस इन यूजली ऑफर्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड के लिए देता है ताकि आगे बढ़ते रहे। इसका जो बिजनेस इनक्यूबेटर का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो स्टार्टअप में जो फेलियर्स हो जाते हैं ना, उसका जो रिस्क खतरा होता है वो कम हो जाए। ठीक है, इनोवेशन को प्रमोट करता है, बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल बिजनेसेस और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो होती है ना उनको क्रिएट करने का काम करता है। इनक्यूबेटर के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी, बिजनेस, यूनिवर्सिटी एंड वर्चुअल। टेक्नोलॉजी में आपको पता ही है कि जितने भी हमारे टेक बेस्ड बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है, जैसे लैब हो गए, आरडी फैसिलिटीज हो गई, ये सब। और बिजनेस इनक्यूबेटर में आता है जैसे कि गाइडेंस देना, ऑफिस की जगह प्रोवाइड करना, ये सब आता है। और यूनिवर्सिटी बेस्ड में आता है बेसिकली बच्चों की मदद करना, रिसर्च, कमर्शलाइज आइडियाज देना, ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। और इसके कुछ फायदे हैं, जैसे फाइनेंशियल, आपको वही सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एक्सपर्ट नॉलेज प्रोवाइड होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जॉब क्रिएट होती है, और साथ ही साथ इसमें क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी देखने को मिलता है और रिस्क भी कम हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है टी हब का, जैसे हैदराबाद इन इंडिया सपोर्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप हो गए, आई एम अहमदाबाद का एग्जांपल दिया है जैसे कि प्रोवाइड फंडिंग एंड मेंटोरशिप फॉर इनोवेटिव वेंचर के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें को फायदा पहुंचाती हैं। जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है कि अगर हम कल को कोई स्टार्टअप करने लगे तो हमें फंडिंग नहीं है तो हम यहाँ से प्रोवाइड हमें हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिपार्टमेंट का। तो डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपार्टमेंट एक तरीके का डिस्टिंक्ट यूनिट विद इन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक संस्था के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग काम होता है और हर डिपार्टमेंट को मैनेज करने के अलग अलग लीडर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क की बात करूं तो हर एक डिपार्टमेंट जो है वो अपने वर्क पे, अपने काम पे फोकस करता है। जैसे फाइनेंस का डिपार्टमेंट अलग है, मार्केटिंग का अलग है, प्रोडक्शन का अलग है, इसका उद्देश्य भी उन्हीं के अकॉर्डिंग सेट होता है। जैसे कि सेल्स है
फाइनेंस है तो फंडिंग देखी जाएगी, मार्केटिंग है तो प्रोडक्ट के बारे में देखा जाएगा, प्रोडक्शन है तो देखा जाएगा कितना प्रोडक्ट बन रहा है, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, कितना रॉ मटेरियल चाहिए, ये सारी चीजें आती हैं। अथॉरिटी डिफाइन होती है, किसको कितनी अथॉरिटी मिली है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोऑर्डिनेशन किसको कैसे करना है। परमानेंट टेम्परेरी बताया जाता है कि फाइनेंस, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें काम किया जाता है। और रिसोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन, फाइनेंशियल, फिजिकल रिसोर्सेज, हर एक चीज चाहिए होती है। डिपार्टमेंट्स के कुछ टाइप्स हैं, जैसे फंक्शनल, प्रोडक्ट, जियोग्राफिकल, प्रोसेस, कस्टमर। तो सबसे पहले फंक्शनल में आता है जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, प्रोडक्शन आता है। और प्रोडक्ट में क्या आता है, जैसे कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग मल्टीपल प्रोडक्ट, एक कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है। जियोग्राफिकल में आता है कि वो जो लोकेशन रीजन की बात करता है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, ऐसे आता है। प्रोडक्ट बेस्ड डिपार्टमेंट में आता है जैसे कि प्रोडक्शन और सर्विस डिलीवरी किस टाइप की है। फिर कस्टमर बेस्ड डिपार्टमेंट में आता है, रिटेल कस्टमर है या कॉर्पोरेट के क्लाइंट्स हैं, वो सब आता है। डिपार्टमेंट, ये पीडीएफ इतनी काम की है ना, जिस बच्चे ने ये पढ़ ली, मैं कह रही हूँ कि उसके 95 प्लस आराम से आएंगे, क्योंकि इसमें समरी भी दे दी है हमने, क्वेश्चन भी दे दी है, इंपॉर्टेंस भी दे दी, सब दे दिया है इसमें, और वो भी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। बहुत पैसा वसूल है, मतलब एक बार आपने खरीद ली ना, आप सारे सब्जेक्ट के मांगोगे, डेफिनेटली मांगोगे। डिपार्टमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस आपको पता ही है, अलग अलग डिपार्टमेंट होगा तो ज्यादा खिचड़ी नहीं मचेगी, एफिशिएंसी होगी काम के अंदर, काम पे फोकस होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर रहेगी कि किसको जवाब देना है, किसकी क्या जिम्मेदारी है, क्या कंट्रोल हो रहा है चीजें, गोल क्या है, ये सारी चीजें पता रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम लोग आ गए हैं तो यहाँ पे आता है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में क्या होता है कि द एम्प्लॉयर इज द ओनर, ये एक मालिक है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी में काम कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है, वो एम्प्लॉय है, इतना तो आपको पता है, बस वही बना के लिखना है। एम्प्लॉयर में आता है कि ये आपको एम्प्लॉय को काम देता है, रिसोर्सेज देता है, सैलरी वगैरह प्रोवाइड करता है, और एम्प्लॉय बदले में क्या करता है, टास्क को परफॉर्म करता है और अपनी सैलरी वेजेस लेके अपने घर को चला जाता है और काम करके जाता है। वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, बहुत ईजी है, आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट में आता है, स्किल डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे इंडिविजुअल की एबिलिटी को इनहांस किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, उसकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है। स्किल मतलब स्किल को बढ़ा रहे हैं, आपकी स्किल को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, देखो सिंपल लैंग्वेज भी लिखी हुई है यहाँ पर, जिनको दिक्कत होती है वो बस ये लाइन पढ़ के जाए और आराम से पेपर हो जाएगा। इंप्रूविंग एबिलिटी टू परफॉर्म टास्क बेटर एंड अचीव प्रोफेशनल ग्रोथ, आपकी जो प्रोफेशनल ग्रोथ है वो भी अचीव हो जाती है और आपके जो टास्क है वो भी बेटर होते हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में आता है कि आपकी जो जॉब है, आपके पास चांस होता है, यानी कि इनहांस चांस फॉर गेटिंग जॉब इन कॉम्पिटिटिव मार्केट। जितना कंपटीशन आज चल रहा है, कंपटीशन हर चीज में, आप उससे लड़ पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, करियर ग्रोथ हो रहा है। ये सब कैसे हो रहा है, आपकी स्किल की वजह से। अगर आप अपनी स्किल पे काम करते हो तो आप आगे बढ़ जाते हो, फिर आपके साथ कितना ही कंपटीशन हो आप लड़ जाते हो, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोगों का मेथड ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो फॉर्मल एजुकेशन आता है, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग है, वर्कशॉप, सेमिनार, ऑनलाइन कोर्सेज, सर्टिफिकेशन, ठीक है, ये सब आते हैं। यानी कि स्किल डेवलपमेंट, आप अपनी स्किल को कैसे बढ़ा सकते हो। आप कोई फॉर्मल एजुकेशन लेते हो, ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज से सीखते हो, कुछ आप अलग से कोई ऑर्गेनाइजेशन में सीखने जाते हो, कंपनी में सीखते हो, वर्कशॉप में सीखते हो, ऑनलाइन कोई कोर्स बाय करते हो, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटरप्राइज। पब्लिक और प्राइवेट आपको पता ही है। पब्लिक बोले तो गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, मैनेज की जाती है और कंट्रोल करी जाती है। और इसमें जो मकसद होता है, फोकस जो होता है वो किस पे होता है, समाज पे होता है, सोसाइटी पे होता है और प्रॉफिट पे भी होता है। फायदा इसका ये रहता है कि इंश्योर एडेप्टेबिलिटी, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मोनोपोली बाय प्राइवेट प्लेयर्स को रिड्यूस करता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, जैसे इंडियन रेलवे है या फिर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे पॉइंट्स आपके किसके आते हैं, पब्लिक के आते हैं, गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। प्राइवेट में तो बहुत सारी कंपनीज आती हैं, जैसे उनका मकसद होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कंपटीशन को इनकरेज करना, इनोवेशन बढ़ाना, और प्रॉफिट मोटिव इनका रहता है, ठीक है। तो ये आती है प्राइवेट के अंदर। इसके एग्जांपल आते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री है, टाटा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, सारी प्राइवेट कंपनी एंटरप्राइजेस हैं। ये छोटा सा एग्जांपल भी कर सकते हो आप, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उन बच्चों के लिए है जो कि 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, वही शॉर्ट नोट पढ़ें। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो उनका सिलेबस मैंने अभी करवा दिया है। बाकी अगर आप समझ के जाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ पता नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी उठा के दे देता है। ऐसे तो बहुत सारे शॉर्ट नोट हैं, ठीक है, मैं आपको सारे समझा देती हूँ, ठीक है, बहुत शॉर्ट शॉर्ट में ही है, ज्यादा बड़े नहीं है, मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ। और इसको आप शॉर्ट नोट
आप लिख के आ सकते हो वहाँ पे। सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, यानी कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसमें क्या होता है, फाइनेंशियल मतलब पैसों का मैनेजमेंट, पैसों को मैनेज करना। पैसों को कैसे मैनेज करते हैं, जैसे प्लानिंग करनी, ऑर्गेनाइजिंग करनी, डायरेक्टिंग करनी, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आपको अपने प्रॉफिट को बढ़ाना है तो सही तरीके से फंडिंग करनी पड़ती है, सही तरीके से नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पैसा लगाना है वो आपको पता होना चाहिए। वेल्थ भी इससे मैक्सिमाइज होती है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप अपने फंड को एक ढंग की जगह पे लगाएं, वेस्टेज ना करें, वेस्टेज से बचना है आपको और सही जगह पे लगाने हैं। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, यानी कि आपको अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करना है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेकर आनी है, यानी कि आपको डेट और इक्विटी के अंदर बैलेंस बना के चलना है। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है, लीज फाइनेंसिंग इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट इन विच अ कंपनी यूजेस एन एसेट बाय पेइंग पीरियोडिक रेंट इंस्टेड ऑफ परचेजिंग इट। लीज फाइनेंसिंग में क्या होता है कि हम अपना सामान खरीदने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसेट को इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिक रेंट देके, तो वो आपकी लीज फाइनेंसिंग होती है। और ये जो होती है, आप एक एसेट का इस्तेमाल कर रहे हैं फिक्स पीरियड के लिए और उसके बदले में आप लीज पेमेंट कर रहे हैं, कोई रेंट दे रहे हैं और आप एक इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर रहे हैं, यानी ज्यादा खर्चा ना करके आप कम पैसों में अपना काम चला रहे हैं। ठीक है, इसके कुछ फायदे हैं, ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है, टैक्स का बेनिफिट मिलता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिजनेस एथिक्स। एथिक्स में आता है मोरल प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। आपको अपने अधिकार, ये सब चीजें, वैल्यूज, मोरल एटिकेट्स पता होते हैं कि आपको क्या करना है। अगर आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया तो आपको पता है कि उसको चाय पानी पूछना आपका फर्ज बनता है। तो ये क्या है, मोरल प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एक नॉर्मल बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि उससे कैसे बात करनी है अगर घर में कोई आया तो ऐसे बिजनेस के कुछ एथिक्स हैं, कुछ मोरल प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है। की पॉइंट्स है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप किसी का धोखाधड़ी ना करें, फेयर प्रैक्टिस हो, फ्रॉड करप्शन इन सबसे बचें, और जो भी आपका ट्रस्ट है, रेपुटेशन है, वो भी बिल्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पेइंग फेयर वेजेस। आपको दिहाड़ी बिल्कुल फेयर देनी है, ऐसा नहीं है आप अपने वर्कर को सारा दिन काम कराते हैं और उसको गालियां भी देते हैं और साथ ही साथ उसको जो है सुनाते भी हैं और उसको दिहाड़ी भी पूरी नहीं देते, तो ये चीज गलत है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन आपके बदले में लिए काम कर रहा है तो आपको उसको पैसे भी देने हैं और उसको अगर कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहिए तो वो भी आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेड का। ट्रेड में क्या होता है, ट्रेड में क्या होता है, आप अपने गुड्स या सर्विस को एक्सचेंज करते हो, बायर एंड सेलर अपनी जरूरत के हिसाब से। ट्रेड में आता है, एक डोमेस्टिक ट्रेड होता है, एक इंटरनेशनल होता है। ट्रेड डोमेस्टिक में कहता है हमारी कंट्री के अंदर अंदर ट्रेड होता है तो उसे इंटरनल और डोमेस्टिक ट्रेड कहते हैं। जब हमारी कंट्री की बाउंड्री के बाहर जाके कुछ ट्रेड होता है तो उसे हम एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। ट्रेड में क्या होता है, सामान को खरीदा और बेचा जाता है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच की जो गैपिंग होती है वो होती है, यानी ब्रिडिंग गैप होता है, यानी साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, मैं काफी देर से आपको समझा रही हूँ, जो कि स्ट्रक्चर ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, उसमें लोग काम करते हैं और उनका सबका मकसद एक ही होता है कि कंपनी को प्रॉफिट पहुंचाना है। डिवीजन ऑफ वर्क, वर्क को काम को बांटा जाता है, अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया, अलग अलग जिम्मेदारी दे दी, हायरार्की को फॉलो किया जाता है, कोऑर्डिनेशन रहता है मेंबर के बीच में, उद्देश्य भी क्लियर रहता है और पर्पस भी पता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपीसी का, वन पर्सन कंपनी का। नाम से ही क्लियर है, वन पर्सन कंपनी, इसको चलाने वाला सिर्फ एक है, सिंगल इंडिविजुअल होता है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। इसके की फीचर्स क्या रहता है, सिंगल शेयर होल्डर रहता है और डायरेक्टर भी सिंगल होता है, लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी प्रोटेक्शन रहती है। ये सारे पॉइंट्स हैं और इसके फायदे क्या है, फुल कंट्रोल रहता है ओनर का, लिमिटेड लाइबिलिटी और इजी कंप्लाइंस रहता है, किसी से पूछने पाछने की कोई जरूरत नहीं होती क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, खुद के डिसीजंस होते हैं। लीडरशिप एंड मोटिवेशन क्या होता है, लीडरशिप का मतलब लीड करना, टू एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड पीपल टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उसको अचीव करना, ये लीडरशिप में होता है कि आप अब लीड किया जा रहा है, जो अपने नीचे जो भी काम कर रहे हैं उनको लीड करना है। ठीक है, उनको मोटिवेट करना है तभी काम बढ़ेगा। मोटिवेशन में क्या होता है, एम्प्लॉय को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने काम को सही करे, अगर उन्होंने कोई अच्छे से काम किया तो उनको मोटिवेशन देना, उनको अच्छे से तारीफ करना, उनको बदले में कुछ पर्क्स देना, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन आता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मोरल बूस्ट होता है, टीम वर्क भी इंक्रीज होता है, सॉरी, एंश्योर गोल अचीवमेंट। ठीक है, जैसे रिवॉर्ड्स दे देना, वही सारे पॉइंट्स है, क्लियर कम्युनिकेशन बिठाना एम्प्लॉय के साथ, ये सब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है ना, पीएलसी, इसको रट्टा मार लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। इसका ग्राफ यहाँ बना नहीं हुआ लेकिन मैंने जो आपको कराया था ना, वन शॉट कराया है, तो उसमें मैंने पीएलसी का चार्ट बनाया था, तो आप वहां से देख लेना, बट इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। पीएलसी में आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, नहीं तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, वैसे तो मैंने वीडियो में ऑलरेडी कराया है।
पीएलसी क्या होता है, एक स्टेज ऑफ ग्रुप प्रोडक्ट होता है, स्टेज प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट, कि हमारे मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट जब आता है नया नया, तब उसकी क्या सिचुएशन होती है और कुछ टाइम बाद क्या होती है। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें सेल कम होती है और कॉस्ट भी कम होती है हमारी। ये इंट्रोडक्शन फेज है, जैसे नया नया कोई प्रोडक्ट मार्केट में आया है। उसके बाद होती है ग्रोथ, ग्रोथ मतलब इंक्रीज होती है, सेल बढ़ जाती है, प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है मेच्योरिटी, आती है सेल बिल्कुल पीक पे आ जाती है, कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है कि जब आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगता है तो और बहुत सारे लोग आपकी सेल्स पे नजर रखते हैं और वो सोचते हैं कि हम भी ये प्रोडक्ट बेचें या हम भी ये सर्विस दें। तो जो सेल होती है बहुत पीक पे होती है, फिर होती है डिक्लाइन, फिर आपके 10 कॉम्पिटिटर आ जाते हैं, आपकी सेल फॉल कर जाती है और प्रोडक्ट भी धीरे धीरे गिरने लगता है। तो ये जो स्टेज आती है वो होती है पीएलसी की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, समाज की जो जिम्मेदारी है। ये एक ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस टू कंट्रीब्यूट द सोसाइटी एंड ऑपरेट एथिकल। इसको बस मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, आपको पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, होता पता है क्या है कि मान लो कि आप अपना बिजनेस चला रहे हो, कोई मान लीजिए आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आप अपनी एक फर्म चला रहे हैं, और मान लो आपके कोई पड़ोस की कोई जो भी एक लड़का या लड़की आपकी फर्म में रिज्यूम लेकर आ जाती है और बोलती है कि मुझे भी जॉब पे रख लो। तो अगर आप नहीं रखते हो तो आप समाज में ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपनी सोसाइटी को जो है वो खुश नहीं करा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यही कहती है कि आपके जो कुछ योगदान जो है, कंट्रीब्यूशन जो है समाज में, वो आपको देना पड़ता है, यानी कि आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ता है। ठीक है? तो जैसे कि एग्जांपल दिया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने जो एग्जांपल दिया वही होगा, ये तो एक टॉपिक को समझाने का तरीका है। अब देखो आपको सारे टॉपिक समझ आएँगे, सारे एग्जांपल समझ आएँगे। जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, अब मान लो आपने फैक्ट्री लगा दिया, अब आस-पास वाले लोगों के बारे में ना सोच के कूड़ा-करकट वहाँ फैला रहे हो, तो यानी कि आप समाज के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने बारे में सोच रहे हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट है, फेयर लेबर प्रैक्टिसेस हैं, चैरिटेबल डोनेशन है। ये सारी चीज़ें आती हैं आपके समाज के अंदर, कि अगर आज आपके पास पैसा है तो आपको दान भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अपनी जेब भर रहे हो और आप दान कुछ नहीं दे रहे, कोई चैरिटी का नहीं दे रहे, कोई आप लेबर के साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर रहे, तो ये सब चीज़ें गलत हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करोगे तो आपका बिज़नेस ग्रो करेगा और समाज में आपकी एक अच्छी रेपो होगी। इम्पोर्टेंस आता है, इससे रेपुटेशन बिल्ड होती है। अगर आप सारी चीज़ें करोगे तो रेपुटेशन ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर होता है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट भी स्ट्रेंथ होता है। कम्युनिकेशन में आता है कि आप कम्युनिकेशन यानी कि हम जो प्रोसेस है अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का। इन्फॉर्मेशन को आप जो है वो शेयर कर रहे हो, पीपल आपस में जो बात हो रही है, जैसे वर्बल होती है स्पोकन, कुछ रिटन होती है लिख के फ़ोन पे बात करना, ये सब। नॉन वर्बल में गेस्चर आते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि आप क्या बोलना चाहते हो, फेशियल एक्सप्रेशन, आपके फेस के एक्सप्रेशन अच्छे हैं, बेकार हैं। फॉर्मल में आता है ऑफिशियल चैनल इन ऑर्गेनाइजेशन, इनफॉर्मल में कैजुअल जो आप बात करते हो, कलीग्स जो बात करते हो वो इनफॉर्मल होता है। और जो कलीग अपने ऑफिस में बैठ के बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो फॉर्मल है, और जो कंपनी के बाहर जाके बात कर रहे हैं वो इनफॉर्मल है। इंपॉर्टेंस में आधा डिसीजन मेकिंग फैसिलिटेट होती है और रिलेशनशिप भी मेंटेन होते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग रिड्यूस होती है, इससे कम्युनिकेशन से एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंचाइज का। देखो फ्रेंचाइज एक बिजनेस एग्रीमेंट होता है जिसमें एक पार्टी जो होती है वो अलाउ करती है दूसरी पार्टी को कि मेरे बिजनेस के ब्रांड को, प्रोडक्ट को, बिजनेस मॉडल को इस्तेमाल कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, सबवे। अब मान लो कि जिसने मैकडॉनल्ड्स स्टार्ट किया था, अब उसने अपनी फ्रेंचाइजी बहुत सारे स्टेट्स में, अलग-अलग कंट्रीज में दे दिया और उसने बोला मुझे मेरी ब्रांड का पैसा दे दो, हम आपको बनाना सिखा देंगे। सेम वैसा ही मैकडी का बर्गर बनेगा और वैसे ही लेबर भी प्रोवाइड होगी, सब कुछ प्रोवाइड होगा। यानी कि क्विक एक्सपेंशन होता है, यानी कि आपको बस पैसा लगाना है, आपका बिज़नेस को सपोर्ट भी मिल रहा है, बिज़नेस रिस्क कम है, बस आपको एक बार क्या करना है, फीस और पे करनी है, उसके बाद आपकी सेल तो होनी तय है। तो ये था पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक, जो काफ़ी अच्छे से मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर देना और प्लीज़ कमेंट में अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाना। नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू।